हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वे स्टडी क्लासेस। सो प्यारे दोस्तों, आज के सेशन में आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं एक नया टॉपिक। ये टॉपिक हमारा है डायरेक्ट टैक्सेशन का। इसमें बेसिकली आपके साथ इनकम टैक्स से जुड़े हुए जो प्रोविजन है ना, वो यहाँ पे डिस्कस किए जाएंगे, उसके सवाल डिस्कस किए जाएंगे। आरपीएससी एबीएसटी के अंदर ये सवाल पूछे गए थे, बट यूजीसी नेट कॉमर्स की तैयारी कर रहे हो तो भी आपके लिए सवाल काफी इंपॉर्टेंट और काफी रेलिवेंट है। आइए फटाफट से इस डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। एंड माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप एबीएसटी ईएफएम बीएडीएम से आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जामिनेशन देने वाले हैं तो आपके लिए हमारे पास डिटेल्ड कोर्सेज है जिनको आप चेकआउट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट या फिर हमारी ऐप पे। कोई क्वेरी है तो आप हमें व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं, नीचे नंबर आपको यहाँ पे दिया गया है। एंड ऐसे ही प्यारे दोस्तों, अगर आप यूजीसी नेट कॉमर्स मैनेजमेंट या फिर तैयारी कर रहे हैं पीजीटी कॉमर्स या असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स के लिए, तो भी हमारे पास डिफरेंट कोर्सेज है जिनको आप चेकआउट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट या ऐप पे। कोई क्वेरी है तो आप हमें व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं, नीचे नंबर आपको यहाँ पे दिया गया है। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास सवाल है, ऑन विच इनकम्स डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C to 80U shall not be allowed? लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, कैजुअल इनकम, इनकम ऑफ अनडिस्क्लोज सोर्सेज या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो सेक्शन 80C से 80U वाली जो रिडक्शन है वो आपको इनमें से किसी इनकम के अगेंस्ट नहीं मिलती है, और इसीलिए प्यारे दोस्तों आपका जो करेक्ट आंसर बनने वाला है दैट वुड बी ऑप्शन नंबर 4, ऑल ऑफ दी अबव। चलिए अगला सवाल है, फ्रॉम द फॉलोइंग ऑन विच इनकम नो रिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी एक्सपेंडिचर, no loss is to be set off against any income and no reduction under section 80C to 80U is given। तो ऐसी कौन सी इनकम है जिससे ना तो रिडक्शन मिलेगी ना लॉस का सेट ऑफ होगा और ना ही 80C से 80U का बेनिफिट मिलेगा? तो प्यारे दोस्तों ऑप्शंस हैं कैपिटल गेन, कैजुअल इनकम, सैलरी या फिर नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे आपका जो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 2 कैजुअल इनकम का बनेगा। जो आपकी लॉटरी वगैरह की इनकम होती है उसमें आपको कोई एक्सपेंडिचर नहीं, कोई रिडक्शन नहीं, कोई लॉस का सेट ऑफ नहीं, सीधा सीधा आपको टैक्स देना पड़ता है। A new section 115 BAC has been inserted from assessment year 2021-22। Through this section a new taxation system has been introduced, this section is applicable on। तो सेक्शन 115 बीएसी, इससे एक न्यू सिस्टम ऑफ टैक्सेशन आ चुका है और इस न्यू सिस्टम ऑफ टैक्सेशन का नाम है न्यू रिजीम। तो न्यू रिजीम आ चुकी है जिसके अंदर आपके टैक्स रेट्स को थोड़ा सा कम करा है, ट्वीक करा है, और आपके जो बेनिफिट्स होते हैं रिडक्शंस वगैरह के वो यहाँ पे हटा लिए गए हैं। और ये वाला जो रिजीम है ये ऑप्शनल रखा गया है। इंडिविजुअल या एचयूएफ जो है इसे चाहें तो ऑप्ट कर सकते हैं, केवल इन्हीं के लिए एप्लीकेबल है, और इसीलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन 1 का बनेगा। चलिए तो यहाँ पे हमारे पास सवाल है, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड इज नॉट अलाउड अंडर सेक्शन 80C ऑन द पॉलिसी ऑफ असेसिस लाइफ, स्पाउस लाइफ, फादर्स लाइफ या चिल्ड्रंस लाइफ। तो प्यारे दोस्तों सेक्शन 80C के अंदर अगर आपने कोई प्रीमियम पे किया है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का, उसकी रिडक्शन आपको यहाँ पे मिल जाती है। और ये जो रिडक्शन मिलती है ये आपको मिलती है या तो खुद की लाइफ का प्रीमियम हो, आपके स्पाउस का हो या फिर आपके बच्चों का हो। पेरेंट्स में ये आपको रिडक्शन नहीं मिलती है, और इसीलिए करेक्ट आंसर बनेगा फादर की लाइफ पे रिडक्शन आपको नहीं मिलेगी। ऑप्शन 3 वुड बी द करेक्ट आंसर। Coming to the next question, which income is taxable in the hands of HUF from the following income? Income from property transferred to the family after 31st December 1969 by the member। तो प्यारे दोस्तों HUF का जो मेंबर है वो अपनी प्रॉपर्टी अगर फैमिली को ट्रांसफर कर देता है तो अभी इस केस में हमें देखना पड़ता है कि आपकी कंसीडरेशन एडिक्वेट है या नहीं है। अगर इनएडिक्वेट कंसीडरेशन है तो क्लबिंग हो जाती है और HUF के हैंड में टैक्सेबल नहीं होगी, ये आपके मेंबर के हैंड में ही टैक्सेबल हो जाएगी। इनकम फ्रॉम इम्पार्टिबल एस्टेट, तो इम्पार्टिबल एस्टेट वो एस्टेट होती है जिसको डिवाइड नहीं कर सकते, पार्टीशन नहीं कर सकते है, और इस केस में जो आपका होल्डर होता है ऐसे एस्टेट का उसी को यहाँ पे टैक्स देना होता है। इट इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ द होल्डर एंड नॉट द एचयूएफ। तो ये भी आपका आंसर नहीं बनेगा। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स ऑफ द फैमिली, तो एचयूएफ की कोई इन्वेस्टमेंट इनकम है तो उस पर एचयूएफ को टैक्स देना चाहिए, तो ये वाला तो टैक्सेबल होना चाहिए एचयूएफ के हैंड्स में। सैलरी इनकम गिवन टू अ मेंबर ऑफ अ फैमिली, तो एचयूएफ के जो मेंबर है उसकी सैलरी इनकम जो है that would be taxable in the hands of member and not the HUF। okay? तो यहाँ पे 1 और 3 में कंफ्यूजन है। 1 के केस में तो अगर कंसिडरेशन इनएडिक्वेट है तो मेंबर के हैंड में टैक्सेबल हो जाएगा, बट 3 में तो हर एक केस में आपका जो HUF है उसी के हैंड में टैक्सेबल होगी उसकी इन्वेस्टमेंट इनकम। तो करेक्ट आंसर, मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर 3। चलिए तो यहाँ पे सवाल है, फॉलोइंग आइटम इज नॉट टू बी डिडक्टेड व्हेन बुक प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज टू बी कैलकुलेटेड। अब देखो बुक प्रॉफिट यहाँ पे पूछ रहा है
तो अभी यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिए, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, अलाउएबल इंटरेस्ट पेड टू पार्टनर्स, बिजनेस लॉसेस कैरिड फॉरवर्ड, अनअब्सॉर्ब्ड डिप्रिसिएशन। अभी क्या है कि यहाँ पे अगर आप बुक प्रॉफिट्स निकालते हो पार्टनरशिप के केस में, आपकी जो सैलरी की जो लिमिट्स हैं, रेम्यूनरेशन की जो लिमिट्स है, इट डिपेंड्स ऑन दी बुक प्रॉफिट्स। और वो बुक प्रॉफिट्स आपको कंप्यूट करने के लिए आपको कुछ एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती है। जो आपके प्रॉफिट्स है आप उसमें से कुछ एडजस्टमेंट्स करते हो। और यहाँ पे पूछ रहे कि कौन सी चीज को माइनस नहीं करेंगे। इंटरेस्ट आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज से मिला तो बिजनेस इनकम नहीं है, तो आप इसे अपनी इनकम में माइनस करोगे, डिडक्ट करोगे। अलाउएबल इंटरेस्ट पेड टू पार्टनर्स, तो पार्टनर्स को जो इंटरेस्ट आपने पे किया विच इज विद इन दी अलाउएबल लिमिट्स, तो आप उसको भी माइनस करोगे, उसकी रिडक्शन भी लोगे। इसके बाद है बिजनेस लॉसेस कैरिड फॉरवर्ड और अनअब्सॉर्ब्ड डिप्रिसिएशन। तो अनअब्सॉर्ब्ड डिप्रिसिएशन को तो आप सब्ट्रैक्ट करते हैं क्योंकि इसके जो प्रोविजन है वो पीजीपीपी के साथ ही है और पीजीपीपी वाली सारी डिडक्शंस को आप कंसीडर करते हैं। बट जो आपके कैरिड फॉरवर्ड बिजनेस लॉसेस होते हैं वो आपके इस चैप्टर को बिलोंग नहीं करते, वो आपके सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड वाले चैप्टर को बिलोंग करते हैं और इसीलिए इनको यहाँ पे डिडक्ट नहीं किया जाता। और इसीलिए करेक्ट आंसर प्यारे दोस्तों आपका जो बनेगा दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टैक्स रेट ऑन एसोसिएशन ऑफ पर्संस यानी कि एओपी is applicable if the personal income of any member of the partner is more than the exemption limit। तो अभी क्या होता है जब एओपी की यहाँ पे हम टैक्स रेट निकालते हैं तो उसके लिए हमें यहाँ पे देखना पड़ता है कि क्या मेंबर्स के शेयर्स आपके डिटर्मिनेबल हैं या फिर नॉट डिटर्मिनेबल है, इसके बेसिस पे कंप्यूट करते हैं। और अगर डिटर्मिनेबल है तो उसके अंदर हमें चेक करना पड़ता है कि क्या किसी पार्टनर की पर्सनल इनकम आपकी मिनिमम एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा है। अगर ज्यादा होती है तो उस केस में फिर आपको मैक्सिमम मार्जिनल रेट एमएमआर पे आपको यहाँ पे टैक्स पे करना पड़ता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे इस केस में ऑप्शन नंबर 1 का बनेगा क्योंकि यहाँ पे बोला हुआ है कि एनी मेंबर और पार्टनर इज मोर देन द एग्जम्पशन लिमिट। तो अगर एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा है तो एमएमआर पे करना पड़ेगा। खैर हमारे पास कुछ और केसेस भी यहाँ पे बनते हैं बट उनकी बात तो यहाँ पे नहीं हो रही है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 ही बन जाएगा। अगर सभी पार्टनर्स या सभी मेंबर्स की जो इनकम है वो एग्जम्पशन लिमिट से नीचे रहती है तो फिर आप नॉर्मल स्लैब रेट के अकॉर्डिंग टैक्स देते, बट इस वाले केस में ऑप्शन नंबर 1 ही आपका आंसर बनेगा। चलिए तो यहाँ पे सवाल है फॉलोइंग डिडक्शंस फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम आर परमिसिबल टू अ कंपनी अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो एक कंपनी को कौन सी रिडक्शंस मिलेंगी हमारी ग्रॉस टोटल इनकम से इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर। अब देखो सारी रिडक्शंस ना कंपनीज को नहीं मिलती हैं, काफी सारी रिडक्शंस है जिनके अंदर शुरू में लिखा होता है इंडिविजुअल एचयूएफ और फिर लास्ट में कुछ रिडक्शंस आती हैं जिसमें लिखा होता है ऑल एसएससीज की सबको मिलेगी ये वाली रिडक्शन। ओके तो अभी इंडिविजुअल एचयूएफ वाली बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कंपनीज वाली की। ठीक है जी, तो कंपनीज की जो रिडक्शन है ना वो बेसिकली आपकी 80G से शुरू हो जाती है। यहाँ पे लिस्ट आपको दे दी है, 80G से शुरू हो जाती हैं और 80LA तक जाती हैं। तो 80G से 80LA यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे बन जाएगा। अगला सवाल है मैट मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स इज एप्लीकेबल ऑन कंपनीज। तो मैट जो होता है आपको देना पड़ता है, मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स आपको पे करना पड़ता है किसके ऊपर, आपके बुक प्रॉफिट्स के ऊपर। तो हमारी जो कंपनीज हैं वो काफी रिडक्शंस वगैरह लेती हैं, बेनिफिट्स लेती हैं, अलाउंसेस कंसेशंस जो भी इनकम टैक्स लॉ में अलाउड है और अपने टैक्सेबल प्रॉफिट्स को बहुत ही कम कर देती हैं और अपने टैक्स लायबिलिटी को खत्म कर देती हैं। तो हमने कहा कि अगर आप ऐसा कर रहे हो कि टैक्सेबल प्रॉफिट्स बहुत ही कम दिखा रहे हो, ना के बराबर दिखा रहे हो, टैक्स नहीं दे रहे हो बट बुक प्रॉफिट ज्यादा दिखा रहे हो, तो हमने कहा कि आपको बुक प्रॉफिट के अकॉर्डिंग आपको टैक्स देना पड़ेगा। दिस इज द मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स जो कि आपको पे करना ही पड़ेगा इन एनी केस। तो बुक प्रॉफिट्स के बेसिस पे आपका जो मैट है उसकी कैलकुलेशन यहाँ पे की जाती है। करेक्ट आंसर प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 का यहाँ पे बन जाएगा। अगला सवाल है फ्रॉम असेसमेंट ईयर 2020-21 बैलेंस अमाउंट ऑफ इनकम विल बी टैक्सेबल अंडर सेक्शन 115BA एक्ट। तो 115BA वाला जो सेक्शन है इसके अंदर प्यारे दोस्तों आपका जो टैक्स रेट दिया गया है वो दिया गया है हमारे 25% का, कि जो कंपनीज है वो 25% रेट पे यहाँ पे टैक्स पे करेंगी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका जो ऑप्शन नंबर 2 है वो ही बन जाएगा। Effective rate of tax on income from undisclosed sources is under section 115 BBE for the assessment year 2021। अब ये तो बड़ा assessment year specific क्वेश्चन इन्होंने पूछ लिया है। और जो वैसे अनडिस्क्लोज सोर्सेज की आपकी इनकम होती है ना 60% होती है, उस पे फिर आप सरचार्ज जो ऐड करते हो, आपका सेस ऐड करते हो, तो 20-21 में ये 78% के बराबर था। अब तो आई थिंक ज्यादा हो जाएगा क्योंकि सरचार्ज का रेट बढ़ चुका है।
तो अभी के लिए तो सवाल रिलेवेंट नहीं है, बट जो आपका इफेक्ट, जो आपका रेट ऑफ टैक्स होता है अनडिस्क्लोज सोर्सेज की इनकम पे, दैट इज 60% प्लस सरचार्ज प्लस सेस, ये चीज आप ध्यान में रखिए। अंडर सेल्फ असेसमेंट सेक्शन 140A, the assessee himself shall deposit the amount of tax calculated on the basis of the income shown in the return after deducting the amount of। तो हमारा जो सेल्फ असेसमेंट टैक्स का सेक्शन है 140A, उसके अंदर एसएससी खुद से अपनी कैलकुलेशन करता है, खुद से अपना टैक्स यहाँ पे कैलकुलेट करता है। तो खुद से वो क्या करता है, वो देखता है कि उसका टैक्स कितना बन रहा है और उसमें से माइनस कर देता है जो उसने एडवांस में टैक्स पे कर दिया, जो उसका ऑलरेडी टीडीएस कट चुका है, कोई और टैक्स क्रेडिट उसका बनता है उसको भी माइनस कर देगा, और यहाँ पे जो बैलेंस निकल कर आएगा ना, उसे यहाँ पे वो सरकार को डिपॉजिट करा देता है। तो अपनी खुद की असेसमेंट से हमारा जो टैक्स है वो डिपॉजिट हो जाता है। ये सारी जो डिडक्शंस हैं उनको यहाँ पे क्लेम करता है और उसके बेसिस पे बैलेंस टैक्स को पे किया जाता है। हमारा एसएससी ऐसा ही करता है, तो इसलिए ऑप्शन 4 ऑल ऑफ द अबव आंसर यहाँ पे बन जाएगा, क्योंकि ये सभी अमाउंट्स को यहाँ पे डिडक्ट किया जाएगा। On what basis regular assessment under section 143 is done? तो सेक्शन 143 आपका रेगुलर या फिर स्क्रूटिनी वाला जो असेसमेंट है, तो वो असेसमेंट होता है जी। तो आपकी रिटर्न ऑफ इनकम के बेसिस पे लग रहा है कि अरे नहीं, आपकी स्क्रूटिनी करनी चाहिए, रेगुलर असेसमेंट करनी चाहिए, तो होगा। या फिर हमें कोई एविडेंस मिलता है कि आपकी कोई इनकम है जो कि आपने अपनी रिटर्न में दिखाई नहीं है, तो उसके बेसिस पे आपका ये सेक्शन 143 यहाँ पे किया जाता है। तो 1 एंड 2 दोनों यहाँ पे इंक्लूड हो जाएंगे। करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर 3। चलिए, तो यहाँ पे सवाल है, अंडर सेक्शन 143(1) द असेसिंग ऑफिसर कैन कंप्लीट द असेसमेंट विदाउट पासिंग अ रेगुलर असेसमेंट ऑर्डर। द असेसमेंट इज कंप्लीटेड ऑन द बेसिस ऑफ रिटर्न सबमिटेड बाय द असेसी। सच टाइप ऑफ असेसमेंट इज नोन एज। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे आपकी जो असेसमेंट हो जाती है, अपने आप असेसमेंट हो जाती है, आप रिटर्न फाइल करते हैं, आपका जो यहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है ऑटोमेटिकली चेक कर लेता है कि क्या इंफॉर्मेशन अवेलेबल है और क्या आपने भरी है, और उसके बेसिस पे अपने आप आपका जो असेसमेंट है वो कंप्लीट हो जाता है। इसे यहाँ पे समरी असेसमेंट का जो नाम है वो यहाँ पे दिया जाता है। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक अपने आप यहाँ पे काम हो जाता है सारा, बिना किसी ह्यूमन इंटरवेंशन के, और इसे समरी असेसमेंट यहाँ पे बोला जाता है।
चलिए तो प्यारे दोस्तों, सवाल है ऑन विच इनकम 30% रेट इज एप्लीकेबल फॉर डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स। तो कौन सी इनकम पे जो टीडीएस का रेट है वो यहाँ पे 30% का रहता है। विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, क्रॉसवर्ड पजल्स एंड हॉर्स रेसेस, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम डिविडेंड, इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट। तो प्यारे दोस्तों, आपकी जो कैजुअल इनकम होती है उसके ऊपर आपका जो रेट ऑफ टीडीएस है डेट इज 30%। तो लॉटरी, क्रॉसवर्ड, हॉर्स रेस ये सब इसमें आ जाएंगी। ऑप्शन नंबर 1 वुड बी द करेक्ट आंसर। चलिए तो यहाँ पे सवाल है व्हाट इज द रीजन ऑफ रिफंड ऑफ टैक्स। तो आपको जो टैक्स का रिफंड होगा उसके क्या क्या रीजन यहाँ पे हो सकते हैं। रिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स, यानी कि टीडीएस एंड एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स इज मोर देन द टैक्स लायबिलिटी ऑन रेगुलर असेसमेंट। आपका टीडीएस और एडवांस टैक्स ज्यादा है, आपकी टैक्स लायबिलिटी कम बनती थी, तो इस केस में आपको रिफंड होगा, बिल्कुल होगा। टैक्स लायबिलिटी इज रिड्यूस्ड ड्यू टू रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, तो लायबिलिटी रिड्यूस हो गई तो अब रिफंड बनेगा। एंटाइटल्ड फॉर रिलीफ ऑफ डबल टैक्सेशन, तो अगर आपको कोई डबल टैक्सेशन का रिलीफ मिल रहा है उसके इसमें भी रिफंड बन सकता है। तो सभी केसेस में यहाँ पे रिफंड बन सकता है। तो करेक्ट आंसर वुड इंक्लूड ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन 4 वुड बी द करेक्ट आंसर। चलिए अगला सवाल है फ्रॉम विच रेट ऑफ टैक्स रिलीफ ऑफ डबल टैक्सेशन इज टू बी गिवन टू द एसएससी if the average rate of the Indian income tax is 21.4% and the average rate of foreign income tax is 24.6%। तो आपका इंडिया का इनकम टैक्स का रेट भी दिया हुआ है और फॉरेन का इनकम टैक्स का रेट भी यहाँ पे दे रखा है। तो आपको पूछ रहा है कि कौन सा रेट ऑफ टैक्स पे आपको यहाँ पे डबल टैक्सेशन का रिलीफ मिलेगा। 30%, whichever is higher, whichever is lower, no relief will be given। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे जो रिलीफ मिलता है उसमें हम कंपेयर करते हैं कि इंडिया का टैक्स रेट और फॉरेन का टैक्स रेट क्या है। दोनों में से जो कम होता है, दोनों में से जो लोअर होता है उसका प्यारे दोस्तों आपको यहाँ पे रिलीफ मिलता है। विच एवर इज लोअर का रिलीफ मिलता है। ओके, तो आपका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 3, विच एवर इज लोअर। चलिए तो यहाँ पे सवाल है फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। टैक्स अवॉइडेंस इज लीगल वेयर टैक्स इवेशन इज इलीगल। तो जब टैक्स अवॉइड करते हैं तो आप लॉ के फ्रेमवर्क में रहते हैं, चाहे आप लॉ के जो लूप होल्स हैं उसे कुछ ना कुछ हद तक मिसयूज कर लेते हैं, बट आप लॉ के फ्रेमवर्क में ही रहते हैं, तो इट इज लीगल। वेयर टैक्स इवेशन जो है इट इज इलीगल, क्योंकि जब आप टैक्स इवेड करते हैं तो आप उस केस में लॉ को सीधा सीधा वायलेट कर देते हैं, तो इसलिए इट इज इलीगल। बिल्कुल सही है पहली स्टेटमेंट। टैक्स अवॉइडेंस रिड्यूस द टैक्स लायबिलिटी इन द लीगल फ्रेमवर्क, तो अभी ये तो आपके साथ डिस्कस किया। टैक्स अवॉइडेंस इज नॉट एन ऑफेंस वेयर टैक्स इवेशन इज एन ऑफेंस, तो बिल्कुल टैक्स इवेशन आपका सीधा सीधा ऑफेंस है, इलीगल है। सारे स्टेटमेंट्स ट्रू हो जाएंगे। करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर 4, ऑल ऑफ द अबव। द पर्पस ऑफ टैक्स प्लानिंग इज, तो टैक्स प्लानिंग का पर्पस क्या होता है। टू रिड्यूस द टैक्स लायबिलिटी, इंक्रीज द टैक्स लायबिलिटी, नो चेंज इन टैक्स लायबिलिटी और नन ऑफ द अबव। तो सवाल तो बहुत ही आसान हो गया। टैक्स प्लानिंग के अंदर आप अपनी जो टैक्स लायबिलिटी है उसे रिड्यूस करते हैं, आप डिडक्शंस, कंसेशंस, एग्जम्पशंस उन सबको ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे क्लेम करते हैं। ऑप्शन 1 वुड बी द राइट आंसर। टैक्स प्लानिंग salaried employee can be done by perquisites rather than taxable allowances should be priority। तो टैक्सेबल अलाउंसेस पे सीधा सीधा टैक्स दे देंगे आप, परक्विजिट्स में आपको कुछ कंसेशंस, बेनिफिट्स मिल सकते हैं। डियरनेस अलाउंस, डियरनेस पे कमीशन एट अ फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ टर्नओवर शुड बी अंडर द टर्म्स ऑफ द एम्प्लॉयमेंट। तो आपके काफी सारे अलाउंसेस होते हैं जिनकी जो टैक्सेबिलिटी है उसके अंदर आपको सैलरी कंप्यूट करना होता है, और अगर आपके सैलरी में वहां पे डीए और ये कमीशन वगैरह है तो वो भी उसका पार्ट बन जाता है, और आपकी यहाँ पे जो डिडक्शन है वो ज्यादा मिल सकती है अलाउंस की। तो अगर आपका जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट है उसमें आपको डीए वगैरह ये कमीशन वगैरह मिल रहा है, तो दैट कैन अल्टीमेटली रिड्यूस योर अलाउंसेस। अगर आप एचआरए ही देखेंगे तो एचआरए के अंदर भी आप ये चीज को पूरा पूरा अप्लाई कर सकते हैं। makes optimum use of section 80C of the Indian Income Tax Act 1961। तो 80C के जो बेनिफिट्स हैं आप वो भी लीजिए, उससे टैक्स प्लानिंग होगा ही होगा। तो ये सारी चीजें आपकी टैक्स प्लानिंग का पार्ट बन जाएंगी। ऑप्शन नंबर 4, ऑल ऑफ द अबव वुड बी द करेक्ट आंसर। सो थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स, ये था हमारा डिस्कशन आरपीएससी के प्रीवियस ईयर सवालों के ऊपर। कुछ सवाल आसान थे, कुछ थोड़े से टेढ़े थे, बट आई होप ऑन द होल आपको डिस्कशन अच्छा लगा होगा, आपको सवाल समझ में आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो एक रिक्वेस्ट है आपसे कि इस वीडियो को जरूर लाइक कर ले और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, ताकि आपको फ्यूचर में ऐसे और क्लासेस भी मिलते रहे। आज के लिए इस सेशन में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।